चलिए देखिए। कल हम लोगों ने भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा था, बट क्या हुआ था कि कल रिकॉर्डिंग नहीं लग पाई थी। इस वजह से लोगों को क्लास नहीं मिल पाई थी। तो आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आज यहाँ पे हम लोग भारत का जो भौतिक स्वरूप है, इसमें एक तो आपका हिमालय के बारे में पढ़ा जाएगा, और दूसरा बात करेंगे हम लोग जो भारत का विशाल मैदान है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। बाकी सब चीज़ हम लोग वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चीजें कल हम लोगों ने देख ली थी, मैडम एक बार फिर से देखना ही है अभी। तो भारत का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप मतलब फिजिकली अगर भारत को देखा जाए तो कितने भागों में बटा हुआ है, भारत का स्वरूप कैसा है, ठीक है ना, किन किन भागों में बटा हुआ है। भारत में पर्वत है, पहाड़ है, तटीय मैदान है, द्वीप है, मरुस्थल है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे भाग हैं। तो उन्हीं सभी की चर्चा यहाँ पे हम लोग करेंगे, किसमें, भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसी में बात करने वाले हैं। तो देखिए, देखिए, तो कुछ चीजें अभी हम थोड़ा सा आपको स्लाइड में ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि दिक्कत अभी आ रही है। जो हम लोग बोर्ड पे पढ़ते हैं ना, तो वॉइस की बड़ी दिक्कत आती है। वॉइस बहुत ही मतलब अच्छी नहीं पहुंच पा रही है लोगों को, ठीक है। तो अभी जब तक उसका निवारण नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अभी स्लाइड से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। संभवतः आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। और बाकी रेगुलर क्लास करिए आप लोग, तभी कुछ हो पाएगा। रेगुलर का मतलब है कि अ, अभी टाइम आपके पास है, और हमने कहा था ना कि राजस्थान वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग अभी, जब राजस्थान का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी टाइम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, जहां तक हो सकता है कि जुलाई के एंड तक, मतलब आज 20-22 तारीख हो या 22-23 तारीख, हो सकता है कि 30 तारीख के पहले पहले ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बीपीएससी वाले भी लग जाएंगे। और अभी यूपीटी जीटी का तो कुछ क्लियर नहीं है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। कम से कम सिलेबस एक बार जारी कर देते तो लोगों को समझ में आ जाता कि भाई क्या चीजें हमें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। और अभी जो सामने बात निकल के आ रही है कि हो सकता है जीएस आप लोगों को देखने को न मिले वहां पे, बट और भी जो एग्जाम है आपके लिए, तो यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, तो इसलिए भाई लगे रहिए अभी से ही, ठीक है ना। वॉइस क्लियर सभी को ना, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए वॉइस क्लियर है। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, वॉइस क्लियर है ना। चलिए, और देखिए मैंने क्या कहा था, जो भी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं हम यूट्यूब क्लास में डाल के दे देंगे, आप लोग वहां से क्लासेस देख लिया करिएगा, ठीक है ना। ओके चलिए, देखिए भारत का भौतिक स्वरूप। तो यहाँ पे हर एक चीज के बारे में स्लाइड से हमें संभवतः आप चीजों को ज्यादा बेटर समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब है भारत में भिन्न भिन्न तरह के जो धरातल है वो भिन्न भिन्न रूपों में देखने को मिलता है। जिसमें आपकी बात करते हैं भाई कि एक हिमालय पर्वत, जो उत्तर में क्या है हिमालय पर्वत, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये मान लीजिए भारत है एक तरीके से, ठीक है ना। मान लिया क्या मतलब, एक कहा जाए कि रफली आपका यही है भारत, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा, ये ऊपर वाला क्या है, ये आपका यही है क्या, उत्तर का हिमालय है, ठीक है ना, हिमालय। अगर पूरा का पूरा उत्तर से पूर्व की ओर देखेंगे तो क्या है, ये आपका उत्तर पूर्व हिमालय, उत्तर से लेके पूर्व तक फैला हुआ है क्या है, हिमालय। उसके नीचे आपको विशाल मैदान देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके ये प्रायद्वीपीय पठार है, क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। और जो किनारे किनारे दिख रहे हैं ये क्या है, आपके तटीय मैदान है, ठीक है ना। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर है, और नीचे ही क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या देखा भाई, पर्वत देखने को मिल गया, विशाल मैदान भी देखने को गया, समतल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिल गया, और आपका कहा जाए कि समुद्र तटीय मैदान। और यहाँ पे छोटे छोटे जो है द्वीप समूह, जो कि इस साइड आपको अंडमान निकोबार देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस साइड आपको यहाँ पे
लक्षद्वीप में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या है लक्षद्वीप। ठीक है, तो बेसिकली कहा जाए कि मैंने 5 या 6 भागों में बताया था। ठीक है ना, एक मरुस्थल भी आता है, मरुस्थल। मरुस्थल मरुस्थल को भी लिया जाता है। मैंने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में 5 या 6 भाग देगा, कहीं 5 भी देता है, कहीं 6 भी दे देता है, तो उसी हिसाब से आपको चूज कर लेना है कि भारत का जो विभाजन है वो कितने भागों में हुआ है, 5 या 6 भागों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, वही चीज बता रहे, विभिन्न जो अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं, कहीं पे ऊंचे पर्वत जो कि आपके हिमालय पर्वत है, फिर विशाल मैदान जो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक। ठीक है ना, ये सब क्या है, विशाल मैदान है। ठीक है, कैसे हैं, मैदान है विशाल। फिर कहीं प्राचीन पठार पाए जाते हैं, और ये क्या है, यहाँ से ये जो प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है ना, ये क्या है, पठार है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा पठार के बारे में मैंने बताया ना, पठार क्या है, पठार वो है जो ऊंचाई पर स्थित समतल मैदान होता है। ठीक है ना, मान लीजिए एक तो ये विशाल मैदान है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब क्या है, ये समतल मैदान है। यहाँ पे अच्छी खासी कहा जाएगी खेती देखने को मिलती है। ठीक है ना, यहाँ पे, और कहा जाए कि आपका जो गंगा है, गंगा बेसिन यहीं पे ही है, तो इसलिए यहाँ पे मिट्टी भी काफी उपजाऊ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका विशाल मैदान हो गया। और उसी तरीके से ये भी समतल मैदान होते हैं, बट ये क्या होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ये क्या है, पूरा का पूरा समतल है, बट बहुत ऊंचे पे होता है, तो भाई क्या है, पठार है। क्या है, पठार है। ठीक है ना, तो 3 चीजें देखने को मिल गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं चीजों को यहाँ पे देखा जाए अगर, तो भाई जो हमारा भौतिक भाग है, यहाँ से क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो मैदानी भाग की बात करें तो 43%, 43% भाग पे क्या है, हमारा मैदानी क्षेत्र है। पूरा का पूरा विशाल मैदान है, जहाँ पे कृषि योग्य भूमि है, जहाँ पे लोगों का जीवन यापन अच्छा है, जहाँ पे कहा जाए कि आवागमन अच्छे हैं। ठीक है ना, समतल मैदान है, तो भाई हर एक तरीके से बेनिफिट मिल जाता है। तो मैदानी भाग कितना है, 43% है। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, मैदानी भाग कितने हैं, 43%। पठारी क्षेत्र कितना है, 27.5%, या फिर कहा जाए 27.7%, 27.5%, कोई भी देखने को मिल सकता है। पर्वतीय भाग की बात करते हैं तो आपका कितना है, 10.7% है। कितना है, 10.7%। उसी तरीके से पहाड़ियों की बात करते हैं तो 10.6% हो जाता है। कितना हो जाता है, 10.6% हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, अभी हमने वही चीज अभी डिस्कस किया कि भाई भारत के प्रमुख 5 भौतिक भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आता है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, या फिर कहा जाए कि जो हमारा हिमालय पर्वत है। ठीक है ना, हिमालय पर्वत जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में आता है। कहाँ आता है भाई, पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है ना, दूसरा जो है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान, या फिर कहा जाए कि जैसे ही पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय है, हिमालय के जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाएगा विशाल मैदान भाग मिल जाएगा। उसके नीचे आपको प्रायद्वीपीय पठार मिल जाएगा। ठीक है, फिर तटीय मैदान क्षेत्र है, फिर भारतीय द्वीप समूह, जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पे फिगर में बताया था ना, यहाँ पे वही चीजें बताई हमने। ठीक है, सबसे ऊपर आपका ये पर्वतीय भाग हो गया, फिर आपका विशाल मैदान हो गया, फिर ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया, यहाँ पे समुद्री भाग हो गया, और ये आपके क्या हो गए, द्वीप समूह हो गए। ठीक है ना, तो इन 5 भागों में बांट दिया गया है। अब इन्हीं के बारे में हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। ठीक है ना, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो 5 भाग हैं, उन 5 भागों को भाई हमें इस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है भाई उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है ना, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका विस्तार जो है सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग कहा जाए कि 2500 किलोमीटर लंबा है ये। कितना है, 2500 किलोमीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है कौन सा आपका पर्वतीय क्षेत्र। अब एक बार फिर से यहाँ पे मैप में देख लीजिएगा थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि कुछ ये वाला भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ही भारत है। यहाँ पे बात की गई सिंधु नदी। ठीक है ना, सिंधु नदी निकलता है कहाँ से भाई, वो हम नदियों के बारे में बताएंगे, बट यहाँ तिब्बत है, तिब्बत से ही मानसरोवर झील है, वहीं से सिंधु नदी निकलती है और भारत से होके जाती है। ठीक है ना, भारत के अंदर से यहीं पे ही क्या है, लद्दाख है, तो लद्दाख के अंदर से निकल के जाता है। तो हमारा जो
भारत का उत्तरी, या फिर कहा जाए हिमालय की बात करें, तो यहाँ से लेके कुछ इस ऐसे फैला हुआ है, ठीक है ना। तो सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भी इसी के निकट ही है, ठीक है ना। यहीं से ही, तिब्बत से ही हमारा क्या निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी कुछ ऐसे आती है, और अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके असम में जाती है, असम से होके कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हमारा है, हिमालय पर्वत है। कहाँ से कहाँ तक, सिंधु नदी से लेके आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। लगभग कितना है, 2500 किलोमीटर है। कितना है, 2500 किलोमीटर फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर तक, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए। देखिए, जैसा कि यहाँ पे रफली दिखाया गया ना, इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है। मान लीजिए ये क्या है, आपका पर्वत है, या फिर क्या हिमालय है, कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, तो लगभग 600 किलोमीटर चौड़ा है। कितना है, 600 किलोमीटर। लंबाई की तो हमने बात कर ली, कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। उसकी चौड़ाई की बात करते हैं ऐसे, तो चौड़ाई जो है कितनी हो जाती है, वो है आपकी 600 किलोमीटर है, ठीक है ना। कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है ना। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के जो उसकी चौड़ाई है, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे है। यहाँ पे ज्यादा है आपका जो, जैसे ही कहा जाए कि पश्चिम साइड में आएंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे, तो चौड़ाई ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगी, चौड़ाई कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। क्या होगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। एक देखिए, हम थोड़ा सा रफली एक मैप लेते हैं, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ही, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से भारत। अब यहाँ से क्या है, ऐसे गया हुआ है, ऐसे, ठीक है ना। फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे। तो आपको देखने को मिल रहा ना, यहाँ पे चौड़ाई कम होती चली जा रही है, और यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 600 किलोमीटर है, तो यहाँ आते आते कितनी हो जाती है, 200 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है ना। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। और अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सब थोड़ा सा क्या है, कि ऐसे क्वेश्चन है कि मतलब समझ में नहीं आता जल्दी, इसीलिए मैंने इस चीज को आपको समझा दिया, ठीक है ना। कि आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाओगे तो चौड़ाई क्या होगी, हिमालय की बढ़ेगी, ठीक है ना, 600 किलोमीटर होगी। और जस्ट पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपका घटेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका विस्तार जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना, 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है आपका क्या भाई, हिमालय पूरा का पूरा, ठीक है ना। कितना, 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर बात करते हैं एशिया में, इसकी बात करते हैं, एशिया में अगर बात करें कि 94 जो सबसे ऊंची चोटियां है ना, उसमें 92 चोटियां जो है अकेले ही हिमालय में है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एशिया की बात कर रहे हैं। एशिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं, कहा जाए कि अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा कंट्री कहाँ पे है, एशिया में ही है, ठीक है ना। तो एशिया में सोच लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं, उसमें 94 चोटियां कहाँ पे है, आपकी एशिया में है, ठीक है। और उनमें से 94 चोटियां सिर्फ और सिर्फ हिमालय के पास है। किसके पास है, हिमालय के पास है, ठीक है ना। अभी आगे बात करेंगे भाई, कि सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। और जस्ट जो दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, वो कौन सी है, केटू है, जो कि कहाँ पे है, भारत में है, फिर भारत के अंदर है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, जो आपका पूरा का पूरा हिमालय है, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कितने भागों में बांट दिया गया भाई, 4 भागों में बांटा गया है। और इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है भाई, कि जो ये 4 भागों में बांटा गया है ना, ये जो धरातल है, ठीक है, धरातल मतलब कहा जाए कि जो भूमि है, भूमि के आधार पर बांटा गया है, भूमि के आधार पर, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम बात करेंगे नदियों के आधार पर भी बांटा गया है। अगर हम बात करें हिमालय को, एक तो धरातलीय आधार पर बांटा गया है, और दूसरा नदियों के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं धरातलीय आधार पे, ठीक है ना, धरातलीय आधार पे। तो धरातलीय आधार की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, जिसको तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, और टैथिस हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब तिब्बती हिमालय क्यों कहते हैं, टेथिस, अभी इसकी बात हम आगे बात करेंगे, एक एक करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा हमारा बृहद हिमालय हो जाता है, इसको महान हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। अब देखिए, ये सब कॉमन क्वेश्चन है,
ये सब क्या है, कॉमन क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछ लेते हैं भाई कि तिब्बती हिमालय किसे कहते हैं, तो ट्रांस हिमालय को। टेथिस हिमालय किसे कहते हैं, तो ट्रांस हिमालय को। वृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है और हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, यहाँ पे पीर पंजाल पर्यटन स्थल है। शिवालिक हिमालय की बात करते हैं, बाह्य हिमालय, ये फिर कहा जाए कि सबसे दक्षिणतम हिमालय है और सबसे नवीन हिमालय है। तो ये सबसे नवीन हिमालय है और ये सबसे प्राचीन हिमालय है। प्राचीन हिमालय कौन सा हो जाता है, प्राचीन हिमालय आपका ट्रांस हिमालय है, और नवीन हिमालय जो सबसे नया हिमालय है वो आपका शिवालिक हिमालय है। ठीक है ना। तो इनका जो विस्तार है ये उत्तर से दक्षिण का भौगोलिक क्रम है। ठीक है ना। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके नीचे बृहद हिमालय, उसके नीचे लघु हिमालय और सबसे नीचे आपका शिवालिक हिमालय है। ठीक है। अब थोड़ा सा इन चीजों को हम मैप में फिर से देख लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैप से आप थोड़ा सा चीजों को डिस्कस करोगे, थोड़ा सा उसको पढ़ोगे तो ज्यादा ही समझ में आने वाला है। ठीक है। अब हमने कहा भाई कि ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये उत्तरी प्रदेश जो है, जो हिमालय वाला भाग है, इसी को कहा उत्तर से दक्षिण को भागा गया। तो मैंने क्या कहा, सबसे ऊपर ऊपर जो है ना, ये क्या है, ट्रांस हिमालय है। उसके नीचे आप आओगे तो वृहद हिमालय मिलेगा। फिर उसके नीचे आओगे तो आपको मिल जाएगा भाई मध्य हिमालय। और सबसे नीचे आप आओगे तो आपको मिल जाएगा शिवालिक हिमालय। तो इसी तरीके से चार भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो इनका क्रम यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर इनको बांटा गया है। ठीक है ना। इनको इन्हीं क्रम में भागा बांटा गया है। अब हम एक एक करके बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई। ट्रांस हिमालय के बारे में पूछा जाता है, लघु हिमालय के बाद पूछा जाता है, वृहद हिमालय, या फिर बात करें शिवालिक हिमालय की बात करते हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी भाई, ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है। अब ट्रांस हिमालय की अगर बात करें हम लोग कि भाई ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, जो ऊपर सबसे मैंने उत्तर में बताया वो क्या है, ट्रांस हिमालय है। इसका नाम क्या है भाई, तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, इसको टैथिस हिमालय भी कहा जाता है। अब टैथिस हिमालय और तिब्बती हिमालय क्यों कहते हैं इसको भाई, तिब्बती हिमालय इसलिए कहा जाता है कि इसका मैक्सिमम भाग जो है ना, वो कहाँ पे है, तिब्बत में है। कहाँ पे है, तिब्बत में है। ठीक है ना। तो अगर हम देखिए, अगर हम बात करें कि इसके ऊपर क्या है, ये पूरा का पूरा चाइना है, क्या चीन है। और चीन के अंतर्गत ही आता है तिब्बत। पहले तो तिब्बत अलग देश था, बट चीन का अधिकार हो गया तिब्बत पे। तो यहीं पे क्या है, तिब्बत है। क्या है, तिब्बत है। तो अगर हम बात करें कि जो सबसे उत्तर में है या फिर कहा जाए ट्रांस हिमालय है, तो भारत में सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में, थोड़ा सा लद्दाख में मान लिया ऐसे ऐसे गया है, और तिब्बत में ज्यादा फैला हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तिब्बती हिमालय कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, तिब्बती हिमालय कहा जाता है। ठीक है ना। और टैथिस हिमालय इसलिए कहा जाता है कि जो टैथिस सागर था, ठीक है ना, जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में ऐसे टकरा रही थी ना, तो इनका निर्माण हुआ। जैसे मान लीजिए आप कोई दो चीज है, किसी दो लोहे को आपस में ऐसे जैसे ऐसे ज्यादा प्रेशर लगाओगे, जब प्रेशर लगाओगे ना तो ऊपर ये भाग उठता चला जाएगा। क्या होगा, उठता चला जाएगा। मान लीजिए ऐसे मिट्टी है, ढेर सारी मिट्टी है। अब ढेर सारी मिट्टियों को दोनों हाथों से ऐसे इधर से जब ऐसे दबाओगे ना, तो एक पहाड़ नुमा आकार बन जाएगा। ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, दो टेक्टोनिक प्लेटें थी, आपस में जब टकराई तो ये हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है ना। और यहीं पे क्या था, टेथिस सागर था। तो ये इसीलिए इसका नाम टैथिस हिमालय भी पड़ गया। ठीक है ना। सबसे ऊपर भाग जो है वो क्या है, टैथिस हिमालय है। तो समझ में आ गया ना कि टैथिस हिमालय या फिर तिब्बती हिमालय कहा जाता है। टैथिस या फिर तिब्बती हिमालय कहते हैं भाई। ठीक है ना। टैथिस हिमालय या फिर तिब्बती हिमालय किसको कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। किसको कहते हैं भाई, ट्रांस हिमालय। यह यूरेशियन प्लेट का भाग है, अधिकांश क्षेत्र तिब्बत में है। यूरेशियन, ठीक है ना। यूरेशियन भाग मतलब यूरेशिया में। ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई, यूरेशियन प्लेट। ठीक है ना। यूरेशियन प्लेट का भाई भाग ये है। तो इस चीज को भी याद रखना है आपको। यूरेशियन प्लेट, तिब्बती हिमालय और टैथिस हिमालय, किसकी बात हो रही है, ये अभी ट्रांस हिमालय की बात हो रही है। यहाँ वनस्पति का अत्यंत अभाव है। अब यहाँ पर क्या है, वनस्पति का अत्यंत अभाव, मतलब यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे, कोई भी अनाज नहीं होता। यहाँ पे आप कोई भी खेती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है। क्या है, ग्लेशियर, ग्लेशियर।
ग्लेशियर समझ रहे हैं? जिस तरीके से जो हिमालय पर्वत है, हिमालय, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, मिट्टी है, मिट्टी से बना हुआ है, या फिर कहा जाए पत्थरों से बना हुआ है, कंकड़ों से बना हुआ है पूरा का पूरा हिमालय। अब उसी में ही जो हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय है, उस वहां पे ना हमेशा क्या रहता है, बर्फ के पहाड़ रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़, ठीक है ना, बर्फ के पहाड़ होते हैं। ये बहुत प्राचीन है, ये इतने बड़े पहाड़ हैं कि आपने कल्पना नहीं की होगी। आप जानते हो कि जब जो कौन सा वो एक जहाज था ना, उसका नाम क्या था भाई, टाइटैनिक। टाइटैनिक जो जहाज था ना, वो जब टकराया था कुछ इसी तरीके से पहाड़ था, वो भी ग्लेशियर था, ठीक है ना। तो बहुत बड़े, वो तो छोटा था, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत ही बड़ा पहाड़ है, और ये कभी पिघलेगा नहीं, जान लीजिए, हमेशा ये बर्फ से ढका ही रहता है, ये मतलब बर्फ ही रहता है, ये पहाड़ी जो है बर्फ की ही है, ठीक है ना। जब यहाँ पे बर्फ है तो वहां पे कुछ वनस्पति का तो है ही नहीं है, वनस्पति हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करा, यहाँ पर वनस्पति का अत्यंत अभाव है, यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती है भाई, बर्फ है जहाँ पे, तो वहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाएगी, पूरा का पूरा दिखेगा आपको, व्हाइट व्हाइट दिखेगा, ठीक है ना। और कैलाश पर्वत की बात करते हैं, कैलाश पर्वत, जो कैलाश पर्वत आप जानते हैं जहाँ पे शिव जी का वास है, वो इसी पर है, ठीक है ना, यहीं पर ही है कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत पे अभी तक कोई भी जा नहीं पाया है, अभी तक ये रिकॉर्ड है, कोई भी यहाँ पहुंच नहीं पाया है जिसपे कैलाश पर्वत पे, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, ग्लेशियर से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे वनस्पति का अभाव पाया जाता है, यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। यह मुख्य हिमालय से भी प्राचीन है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो हमारा हिमालय पर्वत है ना, उससे भी पुराना है आपका ट्रांस हिमालय। क्या है भाई, ट्रांस हिमालय उससे भी पुराना है, तो यह मुख्य हिमालय से भी प्राचीन है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना है आपको। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब हम ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं ना, तो ट्रांस हिमालय पे कुछ पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, कुछ पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जिसमें पहला है काराकोरम, फिर लद्दाख है, पीर पंजाल है, कैलाश, फिर जास्कर है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आपसे कि भाई लद्दाख पर्वत किस हिमालय का हिस्सा है, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, कैलाश या फिर जास्कर, ये किस श्रेणी का हिस्सा है, हिमालय पर्वत के किस श्रेणी का हिस्सा है। तो आप क्या कहोगे भाई, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, क्या है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है ना। कौन कौन से है, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश और जास्कर, ठीक है ना। काराकोरम को पानी की गांठ कहते हैं, क्या कहते हैं, पानी की गांठ कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड नॉक, क्योंकि यहाँ पे कई सारे क्या है, झील वगैरह हैं, बहुत सारे झरने वगैरह हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, पानी की गांठ कहा जाता है इसको, ठीक है ना, क्या कहते हैं, पानी की गांठ कहते हैं, ठीक है। और यहीं से ही आपको कहा जाए कि जो सिंधु नदी है ना, यहीं से ही होके जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कि काराकोरम पर कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, काराकोरम की प्रमुख चोटियां व ग्लेशियर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या कहता कि अब ये थोड़ा सा स्किप नहीं कर सकते हो आप इस चीज को, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं, अगर कहा जाए कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है पर्वत पहाड़ियों से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। छोटा क्वेश्चन होता है, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर वो क्या कर जाएगा भाई, पॉकेट हो जाएगा, दिमाग से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ही कम चीजों को ध्यान देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा भाई, काराकोरम पे K2, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, क्या है, गॉडविन ऑस्टिन नाम है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। अब यहाँ से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला तो आपका ये कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर है, ठीक है ना, 8,611 मीटर। और K2 जो है ना, K2 जो है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। माइक ऑफ कर लिए भाई, किसका माइक ऑन, आ रही, चलिए। मैंने ये कहा K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। जो K2 है ना, ये कहाँ पे है, ये पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ना, पीओके में। अब पीओके जो है विवादित हिस्सा है, क्या है, विवादित है,
भारत और पाकिस्तान के बीच का हिस्सा है। अब विवादित होने के मतलब विवादित होने की वजह से इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। भारत की, भारत में नहीं, भारत की है ये। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी हो जाती है, और दूसरा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की पूछा जाए, जब भी की पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका K2। की मतलब K2, की मतलब क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भारत में पूछा जाएगा तब अभी हम बात कर रहे हैं इसकी भी। तो मैंने क्या कहा, भारत की हो जाएगा K2। अब भारत में पूछा जाएगा तब क्या हो गया, कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, ठीक है ना, कंचनजंगा। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक है ना। भारत में कंचनजंगा हो जाएगा जो कि सिक्किम में है, और भारत की जो हो जाएगा K2 हो जाएगा, जिसको गॉडविन एस्टीन कहा जाता है, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में कंचनजंगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो K2 है ना, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, K2 ही होगा। जो K2 है ना, K2, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2। क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा, ठीक है ना। K2 कहाँ भाई, काराकोरम पे है। कहाँ पे है, काराकोरम पे है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, ठीक है ना। क्या है, उसके बाद अगर बात करें काराकोरम पे और कौन सी चोटी है, K4, जिसको गैसर ब्रूम कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसर ब्रूम कहा जाता है। क्या कहते हैं, गैसर ब्रूम। तीसरा है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना। फिर बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर। क्या, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर, ये भी किस पे ही है, काराकोरम पे है, ठीक है ना। किस पे है, काराकोरम पर। तो एक जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका K2 तो है ही है, उसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, बट ये याद रखना है भी, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर ये किस पे है, काराकोरम पर ही है। किस पे है भाई, काराकोरम पे है, ठीक है ना, काराकोरम पे है। आगे बात करें, चलिए। अरे एक चीज और देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे एक जो है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना पीसीएस वगैरह में, या फिर जो थोड़ा हायर लेवल के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पूछ लिए जाते हैं। और कभी कभी छोटे एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जब बड़े एग्जाम में पूछे ना, वही क्वेश्चन कॉपी करके दे देता है छोटे एग्जाम में। तो जब थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनाने को होता है तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच इंडस फ्यूचर जोन, ये फिर कहा जाए हिंज लाइन स्थित है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है, देखिए, हमने कहा कि भाई सबसे ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय है, ठीक है ना, क्या है, ट्रांस हिमालय। और इसी के नीचे है वृहद हिमालय। क्या है, वृहद हिमालय, ठीक है ना। तो जब ऊपर वाला ये ट्रांस हिमालय और नीचे वाला ये वृहद हिमालय, ठीक है, इनके बीच में जो हिस्सा है ना, इनके बीच का जो हिस्सा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सूचर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचर जोन, मतलब एक तरीके से क्या कहा जाए कि बॉर्डर कहा जाए। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में जो बीच का बॉर्डर है उसी को सूचर जोन या फिर हिंज जोन कहते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज है, यही चीज बताना चाहता था मैं, ठीक है। तो इस चीज को याद नहीं करना, बस समझ जाओगे, उसके बाद दिमाग में आ जाएगा कि आखिर में ये चीज कह क्या रहा है, ठीक है। ऊपर ट्रांस हिमालय, नीचे बृहद हिमालय, तो इनके बीच के जो बॉर्डर होगा उसी को ही सूचर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचर जोन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये इंडस सूचर जोन कहा जाता है या फिर हिंद जोन, ठीक है। इंडस फ्यूचर हिंज जोन कहते हैं किसको भाई, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच के जो हिस्सा है, ठीक है। चलो आगे बात करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा हमारा क्या हो गया, वृहद हिमालय, जिसको महान हिमालय भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय। वृहद हिमालय को क्या कहते हैं भाई, ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं भाई, ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे और एक नोट नोट कर लिए यहाँ पे, एक चीज और इस वाले में,
नोट ये है कि यहाँ पे ना ट्रांस हिमालय पे कहा जाए कि एक कहा जाए विश्व की सबसे विश्व की विश्व की सबसे ढलान ढलानदार कहा जाए कि चोटी, ठीक है ना? मतलब कहा जाए कि कुछ अब देखिए, जब पर्वत होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं ऐसे-ऐसे, ठीक है ना? ऐसे ऊँचा हुआ था, बट कुछ पर्वत क्या होते हैं एकदम से ऐसे होते हैं, एकदम से ऐसे। मतलब इस पे चढ़ना बड़ा कठिन है ना, अब देखिए ये तो सीढ़ी के एकदम कहा जाए 90 डिग्री बना रहा है, तो इस पे तो आप कोशिश कर सकते हो, कुछ दूर जा सकते हो। बट यहाँ पे जाना बड़ा पॉसिबल लग रहा है, बहुत ही पॉसिबल। तो ये ढलानदार है, मतलब आप यहाँ पे गिरे तो डायरेक्ट नीचे आ जाओगे। यहाँ पे गिरने पे क्या है, आप इस तरीके से जा सकते हो, बट ये क्या है, अगर यहाँ से गिरे तो आप मतलब कहा जाए कि यहाँ पे तो कुछ चांसेस कम है आपके बचने के, बट यहाँ पे नहीं है। तो वही कह रहा सबसे ढलानदार चोटी, ठीक है ना? तो उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम राकापोशी है। क्या नाम है? राकापोशी। तो ये चीज़ नाम रखिएगा याद, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? राकापोशी, ठीक है? क्या नाम है? राकापोशी। और राकापोशी कहाँ पे है? वो आपके ट्रांस हिमालय पर ही है। कहाँ पे है भाई? ट्रांस हिमालय पे, ठीक है? राकापोशी कहाँ है? आपके ट्रांस हिमालय पे है। कहाँ पे स्थित है भाई? ट्रांस हिमालय पे स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं भाई। बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, याद रखिएगा नाम भाई। बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, ठीक है ना? अगर आपसे पूछा जाए महान हिमालय कैसे कहते हैं, तो बृहद हिमालय को ही महान हिमालय कहा जाता है, ठीक है? चलिए, अब देखिए इसका नाम क्या है, महान हिमालय भी है, हिमाद्री भी कहा जाता है और मुख्य हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है ना? अब मुख्य हिमालय किस लिए, अभी महान हिमालय की मतलब, महान का मतलब क्या, जो बहुत बड़ा, ठीक है ना, जिसका बहुत बड़ा नाम होता है भाई क्या महान होता है। तो भारत में सबसे बड़ा हिमालय आपका वृहद हिमालय है, इसलिए वृहद भी कहा गया। वृहद मतलब क्या होगा, बड़ा। तो भारत में जो सबसे बड़ा होगा वही वृहद कहलाएगा, ठीक है ना? तो वृहद हिमालय भी इसी को कहा जाता है। किसको कहते हैं भाई? आपके वृहद हिमालय किसको कहते हैं? ओ सॉरी, वृहद हिमालय, महान हिमालय एक ही है। हिमाद्री, हिमाद्री क्यों कहते हैं भाई? ये बर्फ से ढका रहता है हमेशा, बर्फ से ढके रहने के कारण, बर्फ से ढके रहने के कारण हमेशा यहाँ पे बर्फ पड़ती रहती है। क्या रहती है? हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, इसीलिए इसको हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। मुख्य हिमालय, अब मुख्य हिमालय क्या होता है, जिसका सबसे ज्यादा योगदान रहेगा वही मुख्य होगा, इसीलिए इसको मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। अब चीजें सभी चीजों को एक दूसरे से रिलेट कर लीजिएगा। वृहद बड़ा, और बड़ा है तो महान होगा। और महान हिमालय पे क्या है, बर्फ ज्यादा रहती है, बर्फ से ढके रहने के कारण इसको हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। और जो चीजें बड़ी हैं जिसका भाग ज्यादा रहेगा तो वो मुख्य भी होगा, तो इसीलिए मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। अब देखिए एक तो ग्लेशियर था, ट्रांस हिमालय पे ग्लेशियर था, वो पहाड़ था बर्फ का। बट ये पहाड़ है मगर बर्फ का नहीं है, इस पे बर्फ गिरी रहती है तो भूमि, है तो मिट्टी और पहाड़, पत्थर, बट इस पे बर्फ गिरी रहती है, तो इसको हिमाद्री हिमालय कहते हैं। और उसको ग्लेशियर कहा जाता है, किसको? ट्रांस हिमालय को, क्योंकि वो पूरा का पूरा हिमालय जो बर्फ से बना ही है, ठीक है ना? तो बर्फ से बने रहने के कारण इसलिए उसका नाम ग्लेशियर है, और ये बर्फ से ढके रहने के कारण हिमाद्री है। आइए देखते हैं, यह हिमालय की सबसे ऊंची एवं दुर्गम श्रेणी है। सबसे ऊंची चोटी मतलब सबसे ऊंचा है कौन सा? बृहद हिमालय। और दुर्गम श्रेणी, दुर्गम श्रेणी की मतलब यहाँ पे इस पे भी कई सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, इसलिए दुर्गम कहा जाता है। जो सदैव हिमाच्छादित बर्फ से ढकी रहती है, जो अभी मैंने बताया हिमाद्री इसीलिए कहा जाता है, हिमाच्छिद, या फिर कहा जाए बर्फ से ढकी रहने के कारण इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग कितना कहा जाए, 6100 मीटर है औसत, एवरेज, ठीक, एवरेज ऊंचाई है ये। क्या है ये? एवरेज ऊंचाई है, ठीक है ना? विस्तार की बात करते हैं तो पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बर्वे तक है। पश्चिम नंगा पर्वत और पूरब में नामचा पर्वत, ठीक है ना? मतलब कहा जाए कि अगर आप इस चीज को इस तरीके से देखो कि भाई अगर भारत को जो ऐसे है,
ठीक है? यहाँ पे क्या है, नंगा पर्वत की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे गया होगा, ऐसे, ठीक है? ये नंगा पर्वत है यहाँ पे, क्या है? नंगा पर्वत। तो इस समय नामचा बरवे जो है पश्चिम पूर्व में कहाँ है? यहाँ पे है, क्या है? नामचा बरवे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आपको, पूछा ये कभी-कभी जाता है जो नंगा पर्वत है वो कहाँ पे है और नामचा बरवे कहाँ पे है? तो नंगा पर्वत जो है आपके कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है? और नामचा बरवे कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना? तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवे तक फैला हुआ है आपका बृहद हिमालय, ठीक है ना? बृहद हिमालय फैला हुआ है, ठीक है? अब चलिए यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से मानिए क्या है, आपका बृहद हिमालय है। क्या है? बृहद हिमालय। हमने कहा भाई यहाँ पे है क्या? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो कि कहाँ पे बताया मैंने? पाकिस्तान में, ठीक है? फिर इसके नीचे आप आओगे, नीचे, ठीक है? उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा भाई, एक तो है अ, नंदा देवी। क्या है? नंदा देवी, ठीक है? क्या है? नंदा देवी है। और फिर नीचे आप आओगे नेपाल में। नेपाल में कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं। और फिर सर लास्ट में आ जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नामचा बरवे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई? नामचा बरवे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा भाई, नंगा पर्वत तो आपका पाकिस्तान में हो गया। फिर मैंने क्या कहा, नंदा देवी आपके कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। अब ये सब क्या इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? उत्तराखंड में है आपका नंदा देवी। यहीं पे ही कामेत, कामेट या फिर कामेत कहते हैं, ये भी कहाँ पे है? आपके उत्तराखंड में, ठीक है? तो ये भी हिस्सा किसका है वृहद हिमालय का ही हिस्सा, ठीक है ना? किसका हिस्सा है भाई? वृहद हिमालय का ही हिस्सा है ये सब, ठीक है? किसका हिस्सा है? वृहद हिमालय का हिस्सा है। नंदा देवी, कामेत कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। फिर थोड़ा सा और आगे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भाई धौलागिरी। धौलागिरी, ठीक है? फिर नीचे आप और देखोगे तो मिल जाएगा भाई अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। फिर और नीचे आओगे तो आपको मकालू देखने को मिलेगा, ठीक है? कौन सी है? मकालू। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे गौरी शंकर भी एक है। क्या है? गौरी शंकर। तो ये सब कहाँ पे है? ये सब आपके नेपाल में है। नेपाल में है। और किस पर स्थित है? आपके बृहद हिमालय पर स्थित है, ठीक है? और यहीं पर ही नेपाल में सबसे ऊंचाई पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी 8,848 मीटर, ठीक है ना? 8,848 मीटर। एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है, ठीक है ना? और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नामचा बरवे। नामचा बरवे। नामचा बरवे कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में, तो इनका नाम याद रखना है। नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश, नंगा पर्वत पाकिस्तान, नंदा देवी कामेट उत्तराखंड, धौलागिरी अन्नपूर्णा, मकालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, ये सब कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है ना? कहाँ पे है? नेपाल के अंदर है, ठीक है? चलिए।
आगे देखते हैं। सर्वोच्च चोटी बृहद हिमालय की हमने बताया कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, बृहद हिमालय पे स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। कहाँ पे है, नेपाल में। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा। क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा। और जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी, जिसका अर्थ क्या है, पर्वतों की रानी है। ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं हिमालय की, माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, हमने क्या कहा भाई कि चोमोलुंगमा कहा जाता है तिब्बत में, चोमोलुंगमा कहा जाता है, तिब्बत में कहा जाता है। उसी तरीके से नेपाल में, नेपाल में अगर हम बात करें कि एवरेस्ट को क्या कहते हैं, तो बोला जाता है सागर माथा। तो ये भी नाम याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सागर माथा। ठीक है। सागर माथा कहाँ कहते हैं, नेपाल में कहते हैं। और तिब्बत में क्या कहते हैं, चोमोलुंगमा कहते हैं। ठीक है ना, चोमोलुंगमा नेपाल, सॉरी तिब्बत में। और नेपाल में सागर माथा कहते हैं किसको, माउंट एवरेस्ट को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। बृहद हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। ठीक है ना, 8,848 मीटर है। अगर हम बात करते हैं प्रमुख हिमनद ग्लेशियर्स की बात करते हैं भाई, कौन कौन से ग्लेशियर है यहाँ पे, तो मिलम, गंगोत्री, जेमू, ये सब कहाँ पे है, बृहद हिमालय पे है। ठीक है ना, मिलम की बात करें, गंगोत्री की बात करते हैं, जेमू की बात करते हैं, तो बृहद हिमालय पे स्थित है। ठीक है ना, जिसकी सामान्य लंबाई 3 से 5 किलोमीटर है। ठीक है ना, कितनी है, 3 से 5 किलोमीटर है। ठीक है। गंगोत्री देखिए, गंगोत्री है ना, यहीं से ही गंगा एवं यमुना नदियों का उद्गम यहीं से होता है। ठीक है ना, गंगा नदी का तो गंगोत्री से होता है, उसी तरीके से यमुना नदी है, बंदरपूछ जगह है, वो भी कहाँ पे है, आपके हिमालय, सॉरी, बृहद हिमालय पर ही है। ठीक है ना, कहाँ पे है, बृहद हिमालय पर स्थित है। क्लियर, चलिए। अब कुछ दर्रों की बात करते हैं, जोजिला एवं बुर्जिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा और बुर्जिला दर्रा, वो कहाँ पे है, वो भी आपके बृहद हिमालय पे ही स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पे है, बृहद हिमालय पे ही स्थित है। ठीक है ना। और दर्रे वगैरह हम बाद में एक कोई बताएंगे, बट ये चीज अभी ध्यान रखिएगा, बृहद हिमालय पे स्थित है आपका जोजिला दर्रा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं भाई। तीसरा है आपका लघु हिमालय। ठीक है ना, तीसरा क्या हो जाएगा, लघु हिमालय हो जाएगा। अब लघु हिमालय की बात करते हैं भाई। लघु हिमालय की अगर बात करते हैं हम लोग, ऊंचाई इसकी लगभग हो जाएगी 1800 से 300 मीटर। कितनी है, 1800 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। चौड़ाई की बात करते हैं तो 80 से 100 किलोमीटर, चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। ऊंचाई, ऊंचाई जो है कितनी बताई मैंने, 1800 से 3000 मीटर। ठीक है ना, लगभग आ जाए 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है, जो हाइट है, ये वाली हाइट। और चौड़ाई की बात करते हैं कि कहाँ तक फैला हुआ है, कुछ इस तरीके से, तो 80 से 100 किलोमीटर। कितना, 80 से 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ठीक है। प्रमुख श्रृंखला की बात करते हैं, पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक है ना, पीर पंजाल कहाँ पे है, आपके लघु हिमालय पे है। ठीक है ना, कहाँ पे है, लघु हिमालय पे है। कुछ और फैक्ट की अगर बात करें हम लोग कि भाई जो आपका लघु हिमालय है ना, बेसिकली ये एक पर्यटक स्थल है। मतलब जितने भी पर्यटक स्थल है ना अच्छे घूमने वाले, वो कहाँ पे है, इसी लघु हिमालय पे है, इसी आपके कहा जाए कि मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय पे स्थित है आपका क्या, एक मिनट। ठीक है। क्या है, मसूरी की बात करते हैं यहीं पे है, नैनीताल की बात करें यहीं पे है, रानीखेत, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सब कहाँ पे है, आपके मध्य हिमालय पे है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी आपके पर्यटक स्थल हैं वो किस हिमालय पे स्थित है, तो वो आपके मध्य हिमालय पे है। ठीक है ना, मध्य हिमालय पे है। चाहे मसूरी की बात करें, नैनीताल की बात करें, रानीखेत की बात करें, शिमला की बात करें, कुल्लू, मनाली, ये सब कहाँ पे है, आपके मध्य हिमालय पे है, आपके
लघु हिमालय पे है, ठीक है ना। तो पर्यटक स्थल कौन सा हिमालय हो जाएगा आपका, मध्य हिमालय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मध्य हिमालय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसी तरीके से अगर बात करते हैं भाई, यहाँ पे कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। ये घास के मैदानों के लिए बहुत मतलब काफी फेमस है। कश्मीर में जिसको मर्ग कहा जाता है, क्या कहते हैं, मर्ग, जिसका जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब क्या है, घास के मैदान, ठीक है ना, घास के मैदान। तो मर्ग याद रखिएगा, पूछा जाए कि ये मर्ग क्या है भाई, तो घास के मैदान है, जो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, आपके मध्य हिमालय फिर लघु हिमालय पाए जाते हैं। और मर्ग कहाँ पे कहा जाता है, इस घास के मैदानों को मर्ग कहाँ कहा जाता है, कश्मीर में कहा जाता है। कई सारी मूवियों में आपने देखा होगा कि हरे हरे घास के बहुत लंबे मैदान रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, मर्ग है। अगर आप गुलमर्ग में जाओगे ना, तो है बहुत ही सुंदर जगह वो, ठीक है ना। और वहां पे पूरा का पूरा हरियाली रहता है, हरे घास के मैदान रहते हैं, ऐसे ऊंचे नीचे, ठीक है ना, ऐसे ऊंचे नीचे से रहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, पूरा हरा हरा रहता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। उन्हीं में गुलमर्ग सोनमर्ग है, ठीक है ना। तो पर्यटक पर्यटक स्थल बहुत अच्छा है, घूमने वाले हैं। कई सारे मूवियों में दिखाया गया है इन सब स्थानों को, ठीक है ना। तो अच्छे हैं, सुंदर चीजें हैं, ठीक है ना। तो इसलिए भाई मूवी में तो यही सब दिखाया ही जाता है ज्यादा। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग क्या है भाई, आपका घास का मैदान है, ठीक है ना, मर्ग कहते हैं। उत्तराखंड में इनको बोला जाता है बुग्याल या फिर प्यार कहा जाता है। जो घास के मैदान है, कश्मीर में मर्ग कहते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। तो दोनों ही चीजें याद रखना है आपको। मर्ग, गुलमर्ग के दिमाग में आएगा जब भी मर्ग की बात आएगी, तो गुलमर्ग सोनमर्ग याद रखिएगा, तो याद हो जाएगा भाई कश्मीर में ही है। मर्ग कश्मीर में कहा जाता है। और बुग्याल या फिर प्यार कहाँ कहा जाता है, उत्तराखंड में कहा जाता है, ठीक है ना, उत्तराखंड में कहा जाता है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ प्रमुख घाटियां हैं। क्या है, घाटियां हैं। उन घाटियों में कौन कौन सी भाई, कश्मीर की घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, ये सभी घाटियां कहाँ पे हैं? ये सभी की सभी घाटियां आपके इसी मध्य हिमालय में है, इसी लघु हिमालय में है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई, कि जितनी भी घाटियां हैं वो सब कहाँ हैं, आपके मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय में स्थित है, ठीक है ना, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय में स्थित है, ठीक है। चलिए, एक चीज और याद रखिएगा, कश्मीर में, अगर कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में, कश्मीर की बात करें ना, तो यहाँ पे क्या होती है, केसर की खेती होती है। क्या होती है, केसर की खेती, केसर की खेती, ठीक है ना। तो ये जो केसर की खेती है, इन्हें क्या बोलते हैं, करेवा कहा जाता है। क्या कहते हैं, करेवा। तो ये ध्यान रखना, पूछा जाता है, करेवा किसे कहते हैं। कश्मीर में केसर की खेती को क्या कहते हैं भाई, करेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करेवा कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं भाई, करेवा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अभी कश्मीर घाटी, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कश्मीर घाटी कहाँ पे है, कश्मीर में होगा। कुल्लू घाटी, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। क्यों कह बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। कांगड़ा घाटी की बात करते हैं, तो कांगड़ा घाटी कहाँ है भाई, आपकी हिमाचल में है, ठीक है ना। कहाँ पे है, हिमाचल में है, सॉरी। कुल्लू घाटी आपके भाई उत्तराखंड में नहीं है, ये आपके हिमाचल में है, ठीक है ना। कहाँ पे, हिमाचल में है, हिमाचल में है, हिमाचल में है, ठीक है ना। कहाँ पे है, हिमाचल में है। मसूरी, मसूरी की बात करें तो मसूरी भी, ठीक है ना, मसूरी भी एक जगह है। ये मसूरी है ना, ये कहाँ है, आपके उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में, ये भी उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड में है। ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। इसमें से एक चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और पूछी जाती है भाई, महाभारत श्रेणी क्या है, महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी की बात करते हैं ना, तो ये कहाँ पे है, नेपाल में। कहाँ पे है, नेपाल में, ठीक है ना, नेपाल में। और ये महाभारत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी पे है, तो आपके हिमालय के लघु हिमालय पे है, ठीक है ना। कहाँ पे है, लघु हिमालय पे स्थित है, ठीक है, कहाँ पे है, लघु हिमालय पे स्थित है। क्लियर है। चलिए, आगे बात करें। सबसे लास्ट की बात करते हैं भाई, शिवालिक हिमालय की। सबसे लास्ट में और सबसे दक्षिण में, सबसे दक्षिण में,
कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे उत्तर में क्या है? ट्रांस हिमालय है। क्या है? ट्रांस हिमालय। उसके नीचे वृहद हिमालय हो जाता है, फिर उसके नीचे लघु हिमालय हो जाता है, और सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय हो जाता है। ठीक है ना? शिवालिक हिमालय जो है सबसे, कहा जाए कि नवीन, नवीन हिमालय है। हिमालय का सबसे नवीन हिस्सा कौन सा है? वापस है शिवालिक हिमालय। और सबसे प्राचीन हिमालय जो है, जो प्राचीन हिस्सा है, वो कौन सा हो जाता है? वो ट्रांस हिमालय है। ठीक है ना? प्राचीन जो है ट्रांस हिमालय, और सबसे नया जो हो जाएगा शिवालिक हिमालय। ठीक है ना? शिवालिक हिमालय सबसे नया है, और प्राचीन ट्रांस ट्रांस की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन हिमालय हो जाता है, सबसे प्राचीन हिमालय हो जाता है। चलिए, अब कुछ और इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें। इनका अन्य नाम की बात करते हैं, उप हिमालय भी कहते हैं इसको, बाह्य हिमालय कहते हैं, नवीन हिमालय। अभी मैंने बताया नवीन हिमालय। बाह्य हिमालय इसलिए कहा जाता है कि सबसे दक्षिण में है, इसके बाद हिमालय खत्म। शिवालिक हिमालय के नीचे हिमालय का जो हिस्सा होता है वो खत्म हो जाता है, इसीलिए इसको बाह्य हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य, बाहरी, सबसे बाहरी हिस्सा है। हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा हो जाता है? शिवालिक हिमालय हो जाता है। क्या हो जाता है? शिवालिक हिमालय हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, ये हिमालय के सबसे दक्षिण की और नवीनतम श्रेणी है, अभी जो मैंने बताया कि सबसे दक्षिण में है। ठीक है ना? अगर उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो सबसे उत्तर में ये है, ये उत्तर में है, और ये दक्षिण में है। चलिए, चौड़ाई की बात करते हैं तो 15 से 50 किलोमीटर। ठीक है ना? इसकी जो चौड़ाई है कितनी है? ये चौड़ाई है कितनी है? 15 से 50, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा बस। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और, क्या है वो इंपॉर्टेंट चीजें भाई? दून घाटियां। कुछ घाटियां हैं जिनको दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून। ठीक है, दून कहते हैं। शिवालिक तथा लघु हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटियों को क्या कहते हैं? दून। जैसे क्या? देहरादून हो गया, देहरादून। पूर्व में हरिद्वार। ठीक है ना? दून या फिर द्वार, दून या द्वार एक ही चीज है। ठीक है ना? दून या फिर द्वार कहते हैं। तो देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, ये सब कहाँ पे है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिद्वार कहाँ पे स्थित है, हिमालय के किस हिस्से में स्थित है? तो आपके कहा जाएगा भाई ये आपके शिवालिक हिमालय पे स्थित है। किस पे है? शिवालिक पे है, शिवालिक हिमालय पे स्थित है। हरिद्वार की बात करते हैं तो शिवालिक हिमालय पे है। देहरादून की बात करते हैं तो शिवालिक हिमालय पे है। क्योंकि देहरादून और हरिद्वार की बात बात करें ना, इसके नीचे फिर क्या आता है? इसके नीचे ही आपका विशाल मैदान स्टार्ट हो जाता है। देहरादून के बाद हरिद्वार, हरिद्वार से जैसे बाहर निकलोगे तो आपको क्या मिलेगा? विशाल मैदान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? विशाल मैदान। तो कह सकते हैं कि भाई हरिद्वार जो है हिमालय का सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, सबसे लास्ट में हिस्सा है। ठीक है ना? तो देहरादून और हरिद्वार कहाँ हो जाएगा? आपके शिवालिक हिमालय पे हो जाएंगे। ठीक है ना? कहाँ पे हो जाएगा? शिवालिक हिमालय पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पूर्वांचल व क्षेत्रीय पहाड़ियां। अरुणाचल प्रदेश में दाफला, अबोर, मेरी, मिश्मी पहाड़ियां हैं। अब याद रखिए भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दाफला, या फिर इसको डाफला, डाफला या दाफला एक ही चीज है। डाफला अरुणाचल प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है, डाफला पूछा जाता है कई बार। मीरी और मिश्मी, मीरी और मिश्मी, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। मीरी और मिश्मी जो पहाड़ियां हैं कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना? तो मीरी, मिश्मी और दाफला, ये तीनों की तीनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में मैंने एक और बताया था जिसका नाम है नामचा बरवे। नामचा बरवे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नामचा बरवे कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला कहाँ है? हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश में। मीरी एवं मिश्मी भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है ना? पश्चिम में यह सुलेमान पर्वत तथा पूर्व में अराकान योमा पर्वत से मिलता है। सुलेमान पर्वत और अराकान योमा पर्वत। अब दोनों चीजों को याद रखिएगा, यहाँ पे अगर बात हो गई तो इनको भी थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा और आगे बात करने वाले थे, बट अभी यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं ये बताइए। सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत जो है ना, ये आपको कहा जाए कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच में है, पाकिस्तान और भारत के बीच में है। अराकान योमा, अराकान योमा की बात करते हैं तो जब आप जो ये सेवन सिस्टर की बात करें हम लोग, जो ये सेवन सिस्टर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में क्या है भाई? आपका अराकान योमा है। क्या है? अराकान योमा, जो भी कहा जाए भारत
और म्यांमार को अलग करता है, भारत और म्यांमार, ठीक है ना, भारत और म्यांमार को अलग करता है। भारत और म्यांमार को अलग करता है, ठीक है ना। सुलेमान पर्वत की बात मैंने क्या कहा बताए। कहाँ पे, अफगानिस्तान, कहाँ पे, अफगानिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान है, याद रखिए, पाकिस्तान नहीं भाई, अफगानिस्तान है ये, ठीक है ना, अफगानिस्तान। सुलेमान पर्वत जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। क्योंकि पाकिस्तान तो भाई पूरा पूरा बॉर्डर है, पाकिस्तान में तो पूरा पूरा आपका बॉर्डर बना हुआ है। पर ये अफगानिस्तान जो है भारत से लगा हुआ है, अफगानिस्तान से अलग हो जाता है। चलिए, तो ये हमारा जो कहा जाए कि हिमालय वाला पोर्शन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। हिमालय वाला हिस्सा हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक चीज और बचा हुआ है, अभी तो मैंने क्या कहा, धरातलीय दृष्टिकोण से देखिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नदियों के आधार पे, हिमालय का विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर। अभी हमने उत्तर से दक्षिण की ओर बांटा था कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब यही इसी चीज को हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर बांटेंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। इसी को थोड़ा सा एक बार फिर समझिएगा, अगर थोड़ा सा मैथ को फिर से ले लें। देखिए, अब इस वाले पोर्शन में अगर हम बात करें भाई, अभी तो हमने बता दिया था, उत्तर से दक्षिण में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब नदियों के आधार पे भी बांटा गया है, ठीक है ना, नदियों के आधार पे भी बांटा गया है हिमालय को। किसके आधार पे, नदियों के आधार पे। अगर हमने कहा कि भाई ये क्या है, पूरा का पूरा हिमालय है, तो इसको इस तरीके से बांट दिया गया है, क्लियर, इस तरीके से भी बांटा गया है भारत को, सॉरी, हिमालय पर्वत को। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आता है, इनको भी, मतलब ये जो बांटे गए हैं नदियों के आधार पे ना, इनका भी नाम किया गया है, इनका भी नामकरण है, इनका भी नाम है कि भाई इस हिस्से को क्या कहते हैं, इस हिस्से को क्या कहते हैं, और इस हिस्से को, और फिर इस हिस्से को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जो है, जिसको बोलते हैं भाई पंजाब हिमालय, क्या है, पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय जो है ना, दो नदियों के बीच में स्थित है। सबसे ऊपर जो है सिंधु नदी है, सिंधु नदी। उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा सतलज। कौन सी नदी है भाई, सतलज नदी है, ठीक है, सिंधु और सतलज नदी, ठीक। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो सिंधु और सतलज के बीच में है, सिंधु और सतलज के बीच में। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो है आपका कुमायूं हिमालय, क्या है, कुमायूं हिमालय। और जो कुमायूं हिमालय है, वो सतलज से लेके आपकी काली नदी, ठीक है ना, सतलज से काली नदी के बीच में है, कुमायूं हिमालय होगा। फिर आपका आ जाता है नेपाल हिमालय, क्या हो जाता है, नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय जो है काली से तीस्ता नदी के बीच में है, काली से तीस्ता नदी के बीच में। और सबसे लास्ट में जो आपका है असम हिमालय है, क्या है, असम हिमालय। और असम हिमालय जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। या फिर उसी को दिहांग भी कहा जाता है। तो कोई एक ही मिलेगा, जब भी असम, असम हिमालय की बात होगी ना, तो एक तीस्ता होगी, दूसरा ब्रह्मपुत्र या फिर दिहांग नदी। तो इस तरीके से भी आपको कहा जाए कि हिमालय पर्वत को बांटा गया है, हिमालय पर्वत को इस तरीके से भी बांटा गया है, ठीक है ना। कह सकते हैं भाई पूर्व से पश्चिम की ओर भी बांटा गया है नदियों के आधार पर, ठीक है ना। सिंधु नदी सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज नदी काली नदी के बीच में है कुमायूं हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है नेपाल हिमालय, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में है असम हिमालय, ठीक है ना। तो वही चीजें यहाँ पे बताई गई थी।
सबसे पहले हमने क्या बताया भाई? सबसे पहले हमने क्या बताई? पंजाब हिमालय, ठीक है ना, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर है। वैसे इसको पंजाब हिमालय याद रखिएगा, कश्मीर बीच में आता है इसलिए कश्मीर हिमालय कह दिया जाता है, बट है क्या? पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय बताया था मैंने ना कि सबसे ऊपर सिंधु नदी, उसके नीचे सतलज नदी। तो सिंधु एवं सतलज के मध्य कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय है, ठीक है ना, कौन सा? पंजाब हिमालय है। और जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध यही वाला एरिया है, ठीक है ना, केसर की खेती के लिए यही वाला एरिया जो है प्रसिद्ध है, जिसको करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा भी मैंने बताया था जस्ट। तो ये कश्मीर वाला जो हिस्सा है ना, यहीं पे होता है केसर की खेती, और उसी के बोलते हैं करेवा, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदी के बीच में है। अब याद ऐसे ही रखना भाई, कुल मिला के कितनी नदियां हैं? 5 नदियां हैं, सिंधु सतलज काली और तीस्ता। सिंधु सतलज काली और तीस्ता। सिंधु सतलज काली तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये 5 नदियां हैं। इन्हीं 5 नदियों को आपको सीक्वेंस से लगाना है बस, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर सिंधु नदी, फिर सतलज नदी, फिर काली नदी, फिर तीस्ता नदी, फिर आपका ब्रह्मपुत्र या फिर दिहांग नदी। एक याद रहेगा, दूसरा आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। पंजाब नदी सिंधु सतलज के बीच में, और जस्ट कुमायूं जो होगा तो सतलज और काली नदी के बीच में हो जाएगा। नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो काली एवं महानंदा के नद, ठीक है ना, महानंदा या फिर तीस्ता नदी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, ये तीस्ता नदी है जो, ठीक है ना, तीस्ता नदी, यहाँ पे तीस्ता हो जाएगा, ठीक है ना। और असम हिमालय जो है तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य हो जाएगा। कुमायूं हिमालय जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है ना, नंदा देवी, क्या है? नंदा देवी है, 7,817 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अभी तुम नंदा देवी मैंने आपको बता दिया, तो इतना याद रखिएगा भाई, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। बेसिकली पूछा यही जाता है कि आपका नंदा देवी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना, उत्तराखंड में। सबसे लंबी श्रेणी लगभग 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर एवरेस्ट यही है, ठीक है ना। एवरेस्ट भी नेपाल हिमालय में ही है, ठीक है ना। क्योंकि अगर देखिए, अभी तो हम उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे थे, अब उसी चीज को अगर हम ऐसे ऐसे बांट रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं तो ये भी आएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सबसे लंबी श्रेणी 800 किलोमीटर जो है एवरेस्ट, एवरेस्ट भी कहाँ पे है? नेपाल हिमालय में ही है। अब नेपाल में है, नेपाल हिमालय में, तो ये चीज तो ध्यान रहेगा ही कि अगर आपको ये याद है कि एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में, तो नेपाल हिमालय कहाँ है? नेपाल में ही है, तो ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। असम हिमालय की बात करते हैं तो तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र के मध्य है, ठीक है ना। लंबाई लगभग 750 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको यहाँ से ये क्रम याद रखना है। और ये नदी, बेसिकली आपको ये नदी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई आपका कहा जाए कि कश्मीर पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में है? कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में है? नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच में है? असम हिमालय किन नदियों के बीच में है? ठीक है ना, इतना तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी ये सब तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा भाई हिमालय का पूरा हिस्सा खत्म हो गया, हिमालय कंप्लीट। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? इसके बाद हमारा था उत्तर का विशाल मैदान। मतलब हिमालय वाला भाग खत्म, जो 5 भागों में बटा है भारत, कौन कौन सा? हिमालय हो गया, उत्तर का विशाल मैदान हो गया, पठारी क्षेत्र हो गया, तटीय मैदान हो गया, और द्वीप हो गया। तो एक तो हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा हमारा क्या है? उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है ना, उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है ना, आज यहाँ तक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर सब कुछ दिमाग से उतरने लगेगा कि क्या क्या पढ़ लिया हमने। हिमालय की बात की है तो सिर्फ और सिर्फ हिमालय की बात करेंगे, ठीक है ना, पूरा हिमालय हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। कल उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे, और फिर हो सकेगा तो यहीं से ही हम लोग पठार भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना, क्या पठार के बारे में भी स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर कल। और एक चीज ध्यान रखिए सभी लोग भाई, मतलब अभी मैं स्कैनर भेज दूंगा, तो सभी लोग अपनी फीस मतलब जमा कर दीजिएगा, जिनको नहीं पता है तो समझ लीजिए, वो लोग जान ले भाई, जो फीस की मतलब फीस जो है वो आपकी है 300 पर मंथ। कितना है? 300 पर मंथ है, ठीक है ना, कितना है पर मंथ है।
तो इस चीज़ को थोड़ा याद रख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी तक एक तरीके से डेमो क्लास ही दे रहा था सभी लोगों को। तो अब मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया, तो अब जिनको भी सीरियस होके पढ़ाई करनी है, तो वो प्लीज़ अब से लग जाइएगा, ठीक है ना? तो एग्ज़ाम वगैरह अब कई सारे देखने को मिल जाएँगे। और कहा जाए कि बेसिकली अगर आप लोग राजस्थान जीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अभी यूपी-टीजीटी की तो बात हो नहीं रही है। अभी तक तो यहाँ चलेगा, इसके बाद एक क्लास अभी और स्टार्ट होने वाली है। एक क्लास और स्टार्ट होगी, वो एक तरीके से कहा जाए कि वो उन बच्चों के लिए होगी जो एक तरीके से फाउंडेशन क्लास फिजिकल एजुकेशन की होगी वो, ठीक है? फिजिकल एजुकेशन की। तो उनकी बात हम बाद में करेंगे, बाकी इतना सब लोग जान लीजिएगा। और आज यहाँ तक करते हैं, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।